नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज से शुरू होने जा रहा है मॉडल पेपर 2022 में। जिन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देना है मैट्रिक का, उनके लिए मैं बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वह लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिहार बोर्ड से संबंधित मॉडल पेपर से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी बता दूं कि मॉडल पेपर जो आप होता है वो आपके एग्ज़ाम में, आपका जो एग्ज़ाम होगा 2022 में, उस एग्ज़ाम पर आधारित होता है। जितना प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना ही मॉडल पेपर में दिया जाता है। बोले तो क्वेश्चन के अनुसार जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा, उसी क्वेश्चन के अनुसार यहाँ भी सेट किया जाता है मॉडल पेपर। चलिए, मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन रहेगा। आपको कितना क्वेश्चन रहेगा टोटल? साइंस का 80 क्वेश्चन रहेगा। 5 मॉडल पेपर मैं कराऊंगा। अगर आप पांचों मॉडल पेपर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका टकराएगा अधिकांशतः। चलिए, तो 80 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको कितना का जवाब देना है? तो मात्र 40 का जवाब देना है। कितना का? तो मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है साइंस में। याद रखिए, 80 प्रश्न रहेगा, टोटल 80 रहेगा, जिसमें आपको 40 का जवाब देना है। जो प्रश्न आपको आता है वही जवाब दे करके आइएगा, तो आपका अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन। और काफ़ी धमाकेदार लाइव क्लास में आप सभी को का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बोले तो माइनस होती है, नेगेटिव होती है। बताइए, किस दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है? तो याद रखें, उत्तल दर्पण जो होता है उसका इस प्रकार का जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, उसका जो होता है फोकस दूरी वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिएगा, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का क्या संबंध है? तो आप लोग पढ़े हुएगा, f बराबर r/2। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, आप सभी को पता है। तो इसमें आप लोग f बराबर r/2 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का उत्तर आपका हो गया f बराबर r/2। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब बी पर गया है उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने एग्जाम में करके आइएगा। 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर के पश्चात झुकता है? तो सबसे पश्चात झुकता है ना, सबसे बाद में झुकता है। तो याद रखिए, जब इस प्रकार से प्रिज्म देखे होइएगा तो सबसे पहले किरण जाएगा तो बैगनी झुकेगा, और सबसे बाद में जो झुकने का काम करता है वो लाल रंग करता है। यहाँ पे होता है लाल और नीचे की ओर बैगनी होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? आपके आंख में जो है प्रतिबिंब, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा। क्या करके आइएगा? उत्तर आपका होगा वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो 400 टारगेट अब की बार रखा गया है, 400 प्लस टारगेट। पिछले बार भी विद्यार्थी लोग काफ़ी लाए हैं मेरे यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? ऑप्शन दिया जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका यहाँ सबसे बेटर, आप सभी को पता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है। ठीक है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा सबसे बेटर, बी इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि बोले तो निकट के लिए अ होता है और दूर के लिए उ होता है, ट्रिक।
ट्रिक क्या है, निकट के लिए अ और दूर के लिए उ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निकट दृष्टि, अ बोले तो क्या, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो आपका उत्तर होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इससे पता चलता है कि कोई भी पदार्थ में विद्युत है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सभी कोई। अगला प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे, एक प्रश्न पूछा हुआ था, दाएं हाथ के अंगूठे इस प्रकार से, ये जो अंगूठा होता है, अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑस्टेड ने, फ्लेमिंग ने, ऑस्टीन ने और मैक्सवेल ने। देखिए बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम तो आप जानते हैं, ये तो फ्लेमिंग होगा नहीं, यहाँ पे दाएं हाथ पूछा जा रहा है, तो उत्तर आपका हो जाएगा दाएं हाथ का, मैक्सवेल आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सवेल इज द राइट आंसर। ठीक है, मिराले काफी मैं सटीक आंसर दे रहा हूं और 100% सही आंसर बता रहा हूं। ठीक है, विभवांतर के ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर और कूलम्ब। देखिए विभवांतर के ऐसा मात्रक सभी को पता है कि वोल्ट होता है, बहुत अच्छी बात है जिनका जवाब वोल्ट पड़ गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टोटल 80 प्रश्न है। ठीक है, 80 प्रश्न करके ही जाए, अगर आपको तैयारी करनी है तो टोटल प्रश्न करके ही जाए, और मैं कम समय में करा दूंगा, भाषण कम देता हूं मैं। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए कभी भी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। इस प्रकार से तो प्रतिरोध का मान बढ़ने का काम श्रेणी क्रम में होता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय जो होता है ना, उसका रेखा दिखाई नहीं देता है ना। आप कोई भी चुंबक देखे होगा उसमें रेखा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा, इस प्रकार से लिखता है एग्जाम में, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.636 गुने 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा आप सभी को पता है कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय बोले तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। सबसे पहले जानिए कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वैसा ऊर्जा जो एक बार खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त कर सके उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा फिर से प्राप्त करने वाला आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर यहाँ पे आपका बी पर जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। देखिए लेंस अपसारी, तो ये तो होता है उत्तल लेंस, तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। मतलब एक जगह इकट्ठा कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। लेकिन एक ऐसा लेंस होता है जो एक जगह इकट्ठा नहीं करता है, फैला देता है प्रकाश को। क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है, और जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है उसी को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस, इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस अपसारी लेंस, और उत्तल रहता तो अभिसारी होता। ठीक है, तो आप लोग समझते चले, आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताते रहूंगा, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। प्राथमिक वर्ण जानते हैं, इसका ट्रिक है RBG, रेड, ग्रीन, रेड, RGB। एक सेकेंड, ट्रिक अच्छा मैं लिख देता हूँ अच्छा से, एक सेकेंड, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये तीनों रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का भाग होता है। कर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। देखिए निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का भाग होता है। आप सभी को पता है कि नेत्र का रंगीन भाग पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रंगीन भाग आपका हो जाएगा आइरिस। क्या होगा,
आइरिस हो जाता है रंगीन भाग। जैसे कि आप लोग ऐश्वर्या राय को देखे होइएगा, ऋतिक रोशन को देखे होइएगा, सबका आँख दूसरे टाइप का आँख है, ठीक है। तो ये आपको आइरिस के कारण होता है, क्विस क्विस बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि 1 HP, HP बोलते हैं हर्स पावर, एक हर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, 760 वाट, 80 वाट, 50 वाट, बताएं। तो आपका उत्तर होगा 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बताए उत्तर क्या होगा आपका। काफी बेटर क्वेश्चन है। चलिए, तो 20 का उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। उत्तल लेंस को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सुनिएगा मेरी बात, तो उसमें गतिशील कण क्या कहलाते हैं? गतिशील कण परमाणु कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी तार है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, वो भी उल्टे प्रवाह को, ठीक है। उत्तर आपका बी डी पर हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा, बताइएगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक होता है। उत्तर आपका 22 का बी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड और इनमें से कोई नहीं, सेकेंड प्रति जूल। तो आपका हो जाएगा एम्पियर का जो मात्रक, वाट का जो होता है, वाट बोले तो क्या? शक्ति, शक्ति बराबर काज बटा आवेश, काज बटा काज बटा समय। तो काज का क्या होता है? जूल, जूल प्रति सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा 23 का, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड याद रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। यदि आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में भी नहीं कर पाइएगा डेफिनेट रूप से, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, डेफिनेट रूप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिए आपका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। 5 सेट कराऊंगा रेगुलर 6 बज करके 30 मिनट पर, तो आप लोग पांचों का पांचों सेट कर लेंगे तो आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? O2, NH3, CO2, N2। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं भूमंडलीय तापन, और भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन और अपचयन। तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। भोजन के पचना को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं अपचयन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। कली चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इस पर जब आप जल मिलाइएगा H2O तो क्या होगा? तो कली चूना पर जब भी जल डालेंगे तो उससे गर्मी निकलेगा। देखिए कोई भी चूना आप लाते हैं मार्केट से, ढेला वाला चूना, तो जब उस पर आप बूंद पानी रखेंगे तो उससे गर्मी उत्पन्न होती है। तो गर्मी जो उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो उत्तर 27 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर है, मरकरी है, सोना, चांदी है और सोना है, बताएं। सबका मैं सूत्र बता दिया, सूत्र का मैं नाम बता दिया, ठीक है। तो आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ाई करें। उत्तर आपका हो जाएगा कॉपर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका होगा क्या? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उत्तर आपका होगा चूना जल का। मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं चूना जल, ठीक है। तो 29 का जो उत्तर चला जाएगा वो ए पर चला जाएगा, याद रखिएगा। काफी मजेदार प्रश्न है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो सबसे पहले बात समझे कि लाल को नीला करने वाले को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से
अधिक होता है क्षार का पीएच मान। तो 7 से अधिक कौन है, तो 10 है, ठीक है, 11 है, 2 हो गया, तो ए और बी दोनों, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि एल्काइन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं। एल्काइन, वाई ये नहीं कह रहा है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। C6H12O6 CH3COOH और CH3CHO और CHCl3। तो बताए ग्लूकोज का आणविक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, आपका होता है C6H12O6। ये है एसिटिक अम्ल का सूत्र, और ये है आपका एसिटल्डिहाइड का सूत्र, और ये आपका है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। याद रखें, मैं सबका बता दे रहा हूँ आपको। चलिए प्रश्न क्या है कि उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। साबुन कहते हैं, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबड़। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ था 2020 के एग्जाम में। तो जो भी है क्वेश्चन इसी से अंतर्गत सभी प्रश्न को सेट किया जाता है। तो उच्च वाष्पीय अम्ल को हम साबुन बोलते हैं, ठीक है। 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो CHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, सभी को पता है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। घटती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, बढ़ती है। बताए आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाएंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी, याद रखिए, वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी त्रिज्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है। दिया हुआ है यहाँ पे लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और फ्लोरीन, ठीक है। अधातु गुण के आधार पर बताना है। बताए इसको सजा देना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेटर जो आंसर है आपका ये बी पर जाएगा। सबसे पहले लिथियम होगा, तब बेरिलियम होगा, तब कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, तब फ्लोरीन होगा, ठीक है। उत्तर आपका बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन के बारे में याद रखिए, सिलिकॉन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत धनात्मक तत्व है, मतलब प्लस चार्ज। तो कार्बन तो होता है माइनस प्लस दोनों होता है, सहसंयोजक होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है और सोडियम में प्लस चार्ज होता है। फास्फोरस में ये माइनस चार्ज होता है। तो सोडियम पूछ रहा है धनात्मक, तो आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। अगला है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। टिहरी वाला याद रखिएगा, तो टिहरी का उत्तराखंड में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन बोले तो मटिया तेल में, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। सभी को पता है कि केरोसिन में सोडियम को डुबाकर रखा जाता है और सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अपमार्जक बोलते हैं सर्फ को, है ना। सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, है ना। तो अपमार्जक वो है जो कपड़ा साफ करने का काम करता है, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। शैम्पू भी अपमार्जक का ही काम करता है, ठीक है। इजी सर्फ जो होता है वो भी काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या कि सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो सौर सेल में याद रखिएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, सिलिकॉन का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जो कर लेगा ये क्लास उसके लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो ये प्रश्न यदि आप नहीं जान रहे हैं तो पढ़ाई करना मतलब कि अच्छा से पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ कुछ जवाब दे पा रहे हैं, अधिकांश प्रश्न सही कर पा रहे हैं, मतलब कि आपकी तैयारी सही चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। और 5 सेट कर लेंगे तो आपका डिवीजन हो जाएगा ऐसा कि आपका जो साइंस है उसमें काफ़ी बेटर तैयारियां आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसका उपयोग, देखिए आपको नहीं आ रहा है तो देखना है, समझना है, याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। हम समझा करके बता रहे हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। CNG, LPG, बायोगैस और
कोयला। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बायोगैस तो जानते हैं, मीथेन को बोलते हैं, कोयला आप जानते हैं। तो उत्तर आपका में हो जाएगा सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीएनजी का प्रयोग मोटरसाइकिल में, बाइक में, वाहनों में किया जाता है, जो दिल्ली में प्रयोग चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, कॉपर का अभिक्रिया करा दिया, कॉपर बोलते हैं तांबा को, ऑक्सीजन से जब करा दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, तांबा का ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्सीकरण हुआ है, अपघटन हुआ है, उदासीकरण क्या हुआ है। देखिए ऑक्सीजन का जुट गया है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुट गया है, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण नहीं है, देखिए बराबर तीर के चिन्ह के इधर अगर बराबर है तो संतुलित होगा। तो देख लीजिए हाइड्रोजन इसमें 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन इधर 2 है, संतुलित है। कौन संतुलित नहीं है ये बता देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, ऑप्शन नंबर कितना देखिए, ऑप्शन नंबर आप सी देखिएगा अच्छे से। ऑक्सीजन की संख्या ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। संतुलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला बी वाला ऑप्शन संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन मिला लीजिए, इधर कितना है 4 और 1 5, और इधर क्या होगा 3 दूना 6, संतुलित नहीं है। उत्तर आपका बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है क्या, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको बताया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, कमजोर। NaSO3, HCl और CH3COOH और H2SO4। देखिए प्रबल अम्ल आपको होता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन दुर्बल पूछ रहा है कमजोर, तो कमजोर में आपका होगा एसिटिक अम्ल। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि क्रायोलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क को क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। अगला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, के। पोटेशियम का संकेत के होता है। 17 तो क्लोरीन का होता है, 18 आर्गन का होता है, 19 जो होता है वो पोटेशियम का होता है, 20 जो होता है वो कैल्शियम का होता है। तो हम आपको सब बता दिए, सबको याद करके रखना पड़ेगा। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीसी नाम बताना है, तो मेथेनोइक अम्ल ही बोलते हैं उसको। फॉर्मिक अम्ल को क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसको याद करके चलिए आप सभी कोई। अगर आप कार्बन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, मेरे यहाँ स्पेशल प्लेलिस्ट में कार्बन चैप्टर है। चलिए इथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल में कितना कार्बन होता है, 2 होता है। इसका सूत्र मैं बता देता हूँ, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH को हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो यही आपका उत्तर सी पर चला जा रहा है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगला है कि एल्काइन कौन है। एल्काइन देखिए Y बोल रहा है, तो दुगुना से 2 कम जिस कार्बन का, जिस हाइड्रोजन का संख्या होगा वही अल्काइन समूह का हो जाएगा। तो उत्तर आपका होगा C2H2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप सभी को जानते हैं, ये तो ग्लूकोज का है, ये एसिटिक एसिड का है, ये आपको एसिटल्डिहाइड का है। तो ये आपका क्या हो गया, C12H22O11 चीनी का सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन होता है। तो एसिटिलीन का सूत्र यही होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यही आपको एसिटिलीन का सूत्र होता है। H लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन का कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा सभी कोई। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज और कुचले हुए बीज। श्वसन के अध्ययन के लिए जो होता है क्या कहते हैं उसको, बी हो जाएगा, अंकुरित बीज। बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो गया है, अंकुरित बीज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रकार की प्रणाली का हिस्सा है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। वृक्क जो होता है आप सभी को पता है, वृक्क का काम है उत्सर्जन करना। ठीक है, अगला है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जौ से जाइलम, जौ से जल, याद रखिएगा। तो जाइलम के लिए जल होता है और फ्लोएम के लिए खाद्य पदार्थ होता है, भोजन बोल सकते हैं उसको।
तो यहाँ पे जल हो जाएगा, जाइलम पूछा है तो। अगला है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो निकलता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है कि फलों को पकने की को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन से, जिबरेलिन से, इथाइलिन से, साइटोकाइनिन से। देखिए फल को पकने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है? तो उत्तर आपका सी होगा, इथिलीन का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल होता है उसे हम डेंड्राइट बोलते हैं, हासिल की जाती है उसे डेंड्राइट बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, या कोशिका पिंड बोलते हैं, या तंत्रिका। देखिए उसको डेंड्राइट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? एड्रीनेलिन और एम्ट्रोजिन, पाराथारेमोन और कैल्सिटोनिन। तो ये सब तो होगा ही नहीं, है ना, याद रखिए। आपातकालीन हार्मोन को हम बोलते हैं एड्रीनेलिन। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी होना, अत्यधिक लार निकलना, दिल धड़कना, चबाना। अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं जो अपने आप होते रहता है। जैसे कि आप बैठे बैठे हैं, छींक आ गया तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो यहाँ पे 62 का उत्तर जो चला जाएगा चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है, हम जानबूझकर ही चबाते हैं। ठीक है, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं हुआ। क्या आप बिना खाना के चबाइएगा बैठ करके? तो उसको बोलेंगे कि भाई जानवर है। तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, प्रश्न है कि मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन और 245 दिन। 9 गुने 3 महीना, तो 9 तिरका 27, 270 दिन, याद रखिएगा। 9 गुने 9 महीना गुने 30 दिन, इस तरह से गुना करना था, तो 270 दिन होता है। हाँ, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 73 में, 85 में, 71 में, 83 में, बताएं। उत्तर आपका होगा बी, 1985 में गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। 80 प्रश्न है, करके जाइएगा आप लोग। मजेदार प्रश्न है, जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा वो होएगा। प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन के लिए हमेशा ईस्ट करके आइएगा एग्जाम में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, आज ही लिख लीजिए कहीं कॉपी पर कि हम बोले थे। ठीक है, मुकुलन ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, ए और बी और सी दोनों। श्वसन तंत्र माने सांस को प्रभावित करने वाला। श्वसन तंत्र मतलब आपका उत्तर यहाँ पे डी पर चला जाएगा, डायरिया और टीबी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें सभी। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? 67 का उत्तर बताएं। उत्तर आपका होगा सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रोटीन तो हम लोग दाल के माध्यम से कर लेते हैं, वसा घी हो गया, तेल हो गया। ठीक है, तो सेलुलोज जो होता है ना, प्याज का एक ऊपर एक उजला कलर का एक उसका छिलकोइया टाइप का होता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है। चलिए प्रश्न है क्या कि ब्रेन होना चाहिए, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन बोले तो माइंड, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन, हृदयघात और हाइपरटेंशन और पक्षघात। तो ब्रेन हेमरेज कब होता है? तो ब्रेन हेमरेज होगा जब हाइपरटेंशन हो जाए। ठीक है, हाइपोटेंशन नहीं, याद रखिएगा ये दोनों में अंतर है। हाइपरटेंशन मार करिएगा, हाइपोटेंशन नहीं कीजिएगा, ये आपका गलत है, हाइपरटेंशन। ठीक है, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक।
परजीवी पादप का उदाहरण, परजीवी मतलब दूसरे पर आधारित होता है, उसको हम बोलते हैं कसकूटा, या आप लोग कभी कभी गोबर छत्ता के बारे में भी जानते हैं, तो वो भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट है कि हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मान लीजिए आपका हृदय है, ठीक है, आपका हृदय, तो उस हृदय से जो ब्लड है संपूर्ण शरीर में कौन भेजता है? फेफड़ा, नीलय, आलिंद, इनमें सभी। उत्तर आपका क्या होगा? नीलय भेजता है। कौन करता है? नीलय का काम है। अगला है कि हाइड्रा अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन और बीजाणु जनन क्या होता है? तो हाइड्रा में जो होता है वो आपका मुकुलन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि जनन संचारित रोग कौन सा है? सिफिलिस, एड्स, गनोरिया, इनमें सभी। जनन संचारित रोग, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सिफिलिस भी हो जाता है, एड्स भी है, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है, गनोरिया भी है, ये भी लिंग संबंधित बीमारी है, ये आपका उत्तर सभी हो जाएगा। अगला है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। पुष्प का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का बाहरी भाग जो है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए में ए बी बी ओ। देखिए एंटीबॉडी पूछ रहा है, एक एंटीजन होता है। दोनों में अंतर क्या है मैं बता दूं। एंटीबॉडी, ए में एंटीबॉडी पूछे तो ए का उल्टा क्या होता है? बी। एंटीबॉडी पूछे तो आपका हो जाएगा बी, ठीक है। एंटीजन पूछता तो ए होता। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ग्लूकोज, गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टैटिन। तो 75 का उत्तर आपका सी होगा, गैस्ट्रिन, ठीक है। अगला है कि पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। उत्तर आपका होगा ए, जिब्रेलिन। पादप वृद्धि हार्मोन मतलब कोई भी पौधा अगर बढ़ रहा है तो किस हार्मोन के कारण बढ़ रहा है? कोई भी पौधा, तो याद रखिएगा जिब्रेलिन के कारण बढ़ता है, ठीक है। अगला है कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से और इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है याद रखिएगा 77 का उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है? आपके मुंह में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथियां हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो याद रखिएगा 2 है, ठीक है। जीभ को जब उठा करके देखेंगे ना तो दोनों साइड में छोटा छोटा एक ग्रंथि होगा, उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। 2 जोड़, 2 होता है, कितना होता है? 2 होता है, बोले तो सॉरी, कितने जोड़े लाड़ ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ा होता है, याद रखिएगा। एक और होता है 3 जोड़ा, याद रखिएगा। 3 होता है, 3 जोड़ा नहीं, 3 होता है। हाँ, एंड्रोजन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। मेल मतलब कि पुरुष हार्मोन, फीमेल मतलब महिला हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन। एंड्रोजन, देखिए एंड्रोजन जो होता है ये पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है। आज का लास्ट है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने, बताए, या खुराना ने? चलिए, तो मटर के प्रयोग किया था मेंडल साहब। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो को आप पूरे ईमानदारी से शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आगे कराया जाएगा, और नहीं तो स्टॉप कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।